भी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे उनकी अंकिता जो थी उसकी सगाई पक्की हो गई और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता मतलब अंकिता के जो पापा थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, काम करो तुम और मम्मी आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन वर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना, ठीक है। तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पर ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते हैं ना। फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली। और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गए चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे। जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला
कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद, काली आँखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था, कैसी आवाज? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है, ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही यार, आ गए। ये तो अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई, तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना खानदान से हैं और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा पहुंच गई। पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में? बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पर डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा, जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया।
और रात को चुपचाप पता है कहाँ दफना दिया, अपने उस वाले घर के गड्ढे में। और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है फिर वो सीधा। खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आने ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ओ भाई ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला। इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई कि और बच्चे को भी मार दिया भाई। आपको खुद बताया भाई साहब यार क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद होगी यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी होंगे। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गए जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उसका उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहां पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग गए तो फिर बच गए। सही हो। हाँ, आओ कभी हवेली पे। भाई ये हवेली का किस्सा तो बहुत ही खतरनाक था यार। सही में ये किसी के साथ सही में हो जाए भाई, मतलब सही में हुआ ही है, बट इमेजिन भी नहीं हो पाता भाई, आप फट जाएगी मतलब यार, क्या उन्हीं को करेंगे? पता है भाई कि उन पे क्या जिन पे बीती और बीतती क्या है, हुआ, उन्हीं को जो पता जैसे है। काटा उनकी मम्मी ने। सही में भाई अलग ही सीन। मैं कह रहा हूँ आप एक सिचुएशन समझो कि रात को आप 2 बजे बैठे हुए हो और एक ऑडियो आप प्ले करते हो कान में ये सुनने के लिए कि क्या हुआ होगा, और एकदम से आता है कि मेरी मम्मी मेरा हाथ चबा रही थी। 2 सेकंड के लिए हमारी आत्मा निकल के शरीर छोड़ के पूरा द्वार का घूम के वापस आ जाती है। सही में भाई आप तो भाई हिल गए होगे सुन के। क्योंकि उस वो time। लड़की जिस तरीके से बता रही है ना, मैं अपने उसमें लगाता हूँ वीडियोस में, रो बिल्कुल ऐसा कि अक्षय सर पता है अक्षय सर मैंने ना फिर ऐसे करा, अक्षय सर पता है उसकी जो मम्मी थी ना वो ऐसे कर रही थी, उसके जो मेरे जीजू थे ना उनसे नीचे नहीं आया जा रहा था। सोचो कि उसकी कजन और उसके जीजा खड़े होकर बालकनी में से देख रहे हैं, नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही। भाई लड़की ने लेकिन सही हिम्मत दिखाई। यही कमेंट आए हैं उस वीडियो पे कि लड़की को सल्यूट है, उसने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। पर जीजा को भी मानना पड़ेगा मदद करने गया नहीं। चिकन खा लिया। हाँ, उससे चिकन तो बनवा लिया, ये नहीं ये है मदद ये कर लूं नीचे आके उसकी। हेल्प कर दूं, देख लूं कुछ। भाई ऐसे नींद नहीं आएगी अगर देख ले आप, इस मतलब केस में तू कोई क्या देख ले करेगा अगर अपने- तू जी जाए तो? हेल्प करूंगा भाई, तू करेगा? हाँ भाई और क्या। कद्दू करेगा तू हेल्प? तू साले मक्खी से डर जा। तू साले करेगा? टैक्सी बुला के शहर छोड़ दे, वो फ्लाइट पकड़ ले, गोवा जाके पार्टी कर तो ले। ये भी कह ही रहा है, ये भी कह ही रहा कुछ है। लगा ना, ये कोई क्या सा लगा ना, करे कोई हेल्प। अबे हम तो कर लेंगे, तू साले टिड्डा देख के डर जाता है। तू करेगा भाई देख, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जाके पास में जाके हेल्प तू ना करूंगा, अभी यहीं बट बैठे मेरे बैठे माइंड कह में रहा जो है। आ रहा है वो ये है कि अगर गंगा जल हो तो छींटा दूर से मार दिया टाइप्स कुछ कर, पास से नहीं जाएगा मतलब। पास जाने की हिम्मत। मतलब हेल्प की जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी जान को खतरा हो हम कुछ किसी करें। को फोन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये वाली हेल्प। फिर तो एक तरीके के वही वाले जीजा हुए आप जो अबे ये थोड़ी है, नीचे खुद नहीं आ जा नहीं रहे, रहे, नीचे आ जाएंगे भाई, नीचे औरों को बुला के फंसवा लगा ले, जैसे छींटा मार दिया गंगा जल का दूर से। हाँ हेलो, अरे सीन हो गया, आना जरा एक बार। ये सीन सोच के हंसी बहुत आ रही है। ये सामने वो कांड चले, फोन करे आना और खुद मदद अबे नहीं जो कर रहा। कर सकता है उसे ही तो बुलाएंगे, किसी पंडित जी महाराज को, किसी को। तेरी तरह थोड़ी कैब बुलाई, डियर डोना बैठे हैं जाके पार्टी कर रहे हैं वहां। मुझे लग रहा है ये भी कह ही रहा है, ये भी करेगा नहीं। नहीं करूंगा भाई, सुन ले, तू ये सुनना चाहता नहीं अब करूंगा। ये बैठे बैठे कह ही रहा है। नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा, अपने घर निकलेंगे जाके खुश। ये तो खुद तो करेगा नहीं और बीवी को भी नहीं करने देगा। अरे तू क्या करेगी, अंदर चल। चल अंदर चल, अपनी जान प्यारी है, चलो यहाँ से। सोने का टाइम हो रहा है, जल्दी चले।
अक्षय भाई आप क्या करते आप होते तो? भाई मैं तो सच बताऊं, ये सच है, जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं ना, पहली बात तो हमने जिंदगी में इनसे सामना करानी है, हाँ ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि हम कुछ करने के लेवल पे होंगे। हाँ सही में भाई, बिल्कुल सही कह रहे अगर हम रात को भी है ना यार, स्लीप पैरालिसिस में तो हमसे कुछ होता नहीं, हमारा शरीर अकड़ जाता है वहां पे। जब हमें लगता है कि कुछ है और सही में कुछ आ गया, तो आपको लगता है हमसे कुछ होगा? भाई एक बात बताऊं, कोई इंसान ना दूसरे के लिए करने को राजी नहीं है। अपने घर वाले होंगे ना तो बंदा जान की बाजी भी लगा देगा। जैसे उसने देखा कि हाँ मेरी माँ के साथ कुछ हो रहा है, तो बेटी ने जान की बाजी लगाई और करा काम। कोई जीजा हो, पीजा हो, सीजा हो, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, ये सब तो चूतेबंदी की बात है। अपने के घर वालों के साथ होगा तो सीधी बात बताऊं तो अपने अगर क्लोज रिलेशन होंगे, भाई होंगे, तो करा जाता है भाई। देखा जाए तो जीजा भी तो क्लोज ही है भाई। जीजा कौन सा अब दूर depend का करता है कि रिश्तेदार है? जीजा कितनी बन दूर का रही ही है। हुआ यार। क्यों? जीजा भी तो जीजा क्लोज बस होता है मजे ही भाई। लेता है जीजा। डिपेंड करता है तुम्हारी किससे बन रही है कितनी। हाँ किसी की चाचाओं से बन रही है, किसी की मामाओं से बन रही है, किसी की जीजाओं से बन रही है। हाँ। तू थोड़ी बैठ के कह सकता जीजा तो क्लोज ही हुआ है। भाई लेकिन रिश्ता तो एज अ क्लोज ही है। चल ठीक है, बनने ना बनने अबे तो रिश्ता अलग तो बात। बाप बेटे का भी क्लोज है, किसी किसी की नहीं बनती। ये तो चूतेबंदी की बात हुई ना। कौन किसको कितना चाहता है उसकी बात है ना, उसके उस हिसाब से हेल्प करेगा। समझ रहा? ये है सिस्टम। जीजा क्लोज, तू अपने जीजा के लिए लगा देगा जान की बाजी। हाँ भाई मैं तो लगा दूं ये लगा देगा। चलो अगली कहानी बताओ भाई। चलो कि तेरे लिए किसी के भी अबे जीजा की बात। जीजा की ये भी जीजा है तेरा ये। जीजा की भी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए भी तेरे लिए भी, और जीजा दोनों के लिए जान भी। की बाजी और लगा जीजा दूंगा। के लिए भी। तू जीजा को जो एक बाइट पिज्जा की दे दे। जान की ये बात दरअसल अपनी स्किल्स बता रहा है, मेरे ऊपर कंधे में गोली रख के चला रहा है ये इस टाइम। चलो यार हॉरर का मूड बना हुआ है, हॉरर कॉमेडी नहीं ये जो करते। करना चाहता है मेरे थ्रू बता रहा है। हाँ, तू भी वही कर रहा है। तू ये तो कुछ नहीं करेगा, आप नहीं निकल मारा, ये कुछ नहीं करेगा। बस जो ये कह रहा है बस वो ये करना चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय भाई अगली बात बताओ यार, मजा आ गया इस वाली में तो। अगली जो स्टोरी है वो है एक लड़की की। पता नहीं, एक तो लड़कियों के साथ बहुत होता है ऐसा लग रहा है। भाई ये होता है कि या फीमेल्स के ऐसा भी साथ हो सकता ज्यादा है आप होता है। सिर्फ हमेशा लड़कियों के खोलते हो। मेरे को पता था ये आने वाला, इसलिए मैंने पहले ही बोला था। मुझे लग रहा है लड़कियों के साथ बहुत होता है। आप नहीं बोलोगे कमेंट में आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, और ये तो इंसिडेंट ऐसा था तो दो कहानियाँ रिलेट हो रही है आपस में, ठीक है। ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी, किसी शोरूम में काम कर रही थी। तो वहीं पे उसके साथ कुछ मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कब पहले भी उसके साथ हुए थे, वो अभी नहीं बताते, मैं उसी को कंफ्यूज हो रहा था। नावी मुंबई जिस शोरूम में वो काम कर रही थी ना, उसके साथ क्या होता था, उसे सर्वाइकल का पेन था। मुझे तो आइडिया भी नहीं है सर्वाइकल क्या होता है सच बताऊं, लेकिन मैंने सुना है उसमें चक्कर वक्कर बहुत आते हैं जब सर्वाइकल हो जाता है एकदम से। तो जिस शोरूम में वो जाती थी वहाँ पे एकदम से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए सर्वाइकल के पेन की वजह से। तो उसका घर मतलब होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर था, और वो डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी, लोकल ट्रेन जो मॉर्निंग में चलती है। तो उसने बताया कि उसने ऑफिस में बोला कि मेरे को काफ़ी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घर छोड़ दो। तो दिवाली के आसपास की बात है, और कोई इतना फ्री नहीं था उस शोरूम में, शायद कार सेल्स का शोरूम होगा वो, कोई इतना फ्री नहीं था कि वो उसे घर छोड़ दे। तो उनकी आपस में बात हुई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कलीग है, उसका घर है 5 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे आप चलो, वहाँ रेस्ट कर लेना। अब भाई उसने 2-3 बार तो मना करा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस में चेयर पे बैठ गई, कभी इधर उधर चल पड़ी। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, कलीग के घर पे मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। तो भाई कलीग ने क्या करा, अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, उस लड़की को छोड़ा, चाबी पकड़ा दी हाथ में और बोल दिया कि आप अंदर रुको, और जब तक आपका मन करे, फ्रिज वगैरह वहाँ पे है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ खाना है तो मैगी रखी हुई है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी है, बियर को हाथ मत लगाना। अपने आराम से वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की बताती है कि अक्षय सर मैं वहाँ पे ना 10 मिनट रुकी होंगी बस। मैं जैसे ही बेड पे लेटी ना, मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे होता ना कि खिड़की है तो खिड़की से अगर कुछ जाता है तो आपको शेडो आती है एकदम से। वो बोली मैं बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक शेडो यहाँ से निकली है। तो वो थोड़ा सा संभल के उठी, उसने देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से वो थोड़ा सा यूँ लेटी तो लेफ्ट में से शेडो निकली, फिर एकदम से उसने लेफ्ट में देखा, हालांकि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड खिड़कियाँ थी। तो उसने बाहर निकल के देखा दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने कैसे ना कैसे अपने आप को मनाया कि वहम हो सकता है, कोई नहीं।
उसने क्या करा, लेटी तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में ना कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। अब इस बंदी को थोड़ा सा डर लगने लगा क्योंकि वो किसी और के घर पे है। अगर ये अपने घर पे हो ना तो फिर भी ये लगता है कि यार मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन वो किसी और के घर पे है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कि मैं कॉल करूँ उसे कलीग को कि यार मेरे को तू पिक कर ले, मैं ऑफिस से बढ़िया तो मैं ऑफिस में ही ठीक थी। तो उसने क्या करा, बोले कि चल मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्या पता मेरा वहम हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बाथरूम में वाटर टैप था वो ऑन हो गया। अब ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई इस चीज़ को देख के। ये उठी और इसने टैप बंद करा और जैसे ही पीछे मुड़ी ना, इसके सामने से कोई चीज़ निकली है। ये बंदी 2 सेकंड के लिए यू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना इंस्टेंटली जंप स्केयर मुंह पे आ गया। यू आई और यू करके निकल गई और ये बंदी बिल्कुल यू हो गई 2 सेकंड के लिए कि क्या हुआ मेरे साथ। इस बंदी ने बोला कि मैं बेड तक गई, मेरे पीछे भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फ़ोन उठाया, अपने कलीग को फ़ोन करा कि मैं आपके घर में रुक नहीं पाऊँगी, प्लीज़ आ जाओ और मेरे को लेके मेरे घर छोड़ दो या मुझे ऑफिस ले चलो। तो उसने बोला कि जल्दी जल्दी में, यार देख अभी ना फटाफट सेल्स चल रही है और वो गेस्ट आ रखे गाड़ी लेने के लिए, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और कॉल काट दिया। अब ये लड़की बेचारी पता क्या सोच रही है मनी मन में, मेरे पास चाबी है, मैं एक काम करती हूँ इसका लॉक करके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ बाहर जाके, कम से कम धूप वूप आ रही है, मैं सेफ तो रहूँगी, कहीं अगर मेरा वहम नहीं हुआ तो। इसने क्या करा, ये लेटी और फिर सोची कि बाहर तो धूप हो रही है, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसने सोच लिया कि भाई जो हो रहा है ना उस कमरे से बाहर हो रहा है। 1 BHK था वो, मैं अपने कमरे में रहूँगी, और कमरे में अपने आँख बंद करके लेट गई। भाई कैसे ना कैसे इस बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है, कभी धीरे धीरे बर्तन गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑफ हो रही है, कभी वहाँ पर पानी छिड़काने की आवाज़ आ रही है। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहाँ पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, कमरे के बाहर, कमरे के बाहर, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। इतना पोर्शन इसने देख लिया उसका, विद नो फेस, एकदम से शैडो यू देख रही थी। जैसे इसने देखा ना, यू भी नहीं, यू करके वापस गई है शैडो आराम से स्लो मोशन में। इसने बोला कि मेरा वहाँ वक्त निकालना मुश्किल हो गया। 7 बजे कैसे ना कैसे वो कलीग आया। उसने क्या करा, कलीग ने, जो कलीग आया उसने बेल बजाई, इसको सुनाई नहीं दे रही बेल। उसने इसे फ़ोन करा कि आप इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, आप सो रहे थे क्या? ये बोली कौन सी बेल, आपने मुझे मतलब बेल कब बजाई आपने? तो ये बोली, उसने कलीग ने बोला आप एक काम करो, आओ और गेट खोलो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये बोली मैं गेट खोलने के लिए उठी, मैंने अपने सैंडल्स वगैरह पहने, मैंने जैसे कमरे के बाहर कदम रखा ना, मेरे सामने वो चीज़ आके खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और उसने क्या करा, सामने आके मेरे अंदर से आर पार निकल गई। तो बोलते हैं ना हवा का झोंका जैसे बहुत तेज लग के निकलता है बॉडी से, वैसा एकदम से उसके आर पार निकल गया। और ये क्या हुआ, वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये बोली कि उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर मुझे कोल्ड हो गया। ये बिल्कुल मुश्किल से रेंगती रेंगती गेट तक पहुंची। इसने गेट खोला, वो बंदा अंदर आया। उसने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? इसने बताया कि आपके फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी है, मुझे दिखी है, ये वो। तो उस बंदे ने इसका मजाक बना दिया कि आपको तो वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है, और मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए रहते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़की कैसे न कैसे अपने घर पहुँच गई। इसने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली। उसी दौरान आ गई दिवाली। तो दिवाली से 1 दिन पहले इनको मैंडेटरी आना ही आना था ऑफिस में। तो क्या हुआ, ये दिवाली से 1 दिन पहले अपने ऑफिस जा रही थी रिपोर्टिंग के लिए। सुबह सुबह इसे दिखता है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है, 20-21 साल की लड़की। और ये अपने घर से निकलती है तो देखती है कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि अक्षय सर कोई लड़का होता है ना तो डर लगता है, कोई लड़की थी, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो क्या हुआ, बोली सुबह की लोकल मैंने पकड़ी, तो 2 स्टेशन जो लोकल स्टेशन थे उसके बाद उसका ऑफिस आ जाता है। वो लड़की ट्रेन में भी चढ़ गई। तो बोली कि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो अगर हम रेगुलर जा रहे हैं तो हम चेहरे पहचान लेते हैं कि ये तो डेली जाने वाला है। हमारी कभी कभार उनसे बातचीत भी हो जाती है कि और आप कैसे हो। वो लड़की बिल्कुल नई थी वहाँ पे, बिल्कुल नई। तो क्या हुआ, इसने जब देखा ना उसे, तो पहले सोचा मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही। इसने बोला छोड़ना, मेरे को क्या करना है। ये अपने ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस में जैसे सब खाना खाने निकलते हैं, ये बाहर आके देखती है लड़की इसके ऑफिस के सामने खड़ी है रोड के दूसरी तरफ, और इसे ही देख रही है।
ये सोचती है भाई ये लड़की पागल वागल होगी, वो तब भी इग्नोर कर देती है। शाम को जब वो निकलती है ना, इसे तब लगता है कि शायद अब वो लड़की मुझे नहीं दिखेगी, वो लड़की इसे तब भी फॉलो कर रही होती है। ये अपने घर के अंदर घर पहुंच जाती है और ये क्या करती है, गेट बंद कर देती है। तो वो जो लड़की थी वो अपार्टमेंट के बाहर इनके रुक गई थी, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। ये जाके ना सोचती है मैं मम्मी को बताऊं ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सोचती है यार मम्मी को बता दूंगी, टेंशन लेंगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल होगा नहीं होगा। दिवाली वाला दिन था या दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन था, इन्होंने, इसकी मम्मी ने और इसने प्लान बनवाया कि मेहंदी लगवा के आएंगे बाहर मार्केट से। तो ये अपने मेहंदी लगवाने जब गए ना, वो लड़की फिर फॉलो करना स्टार्ट करती है। तो ये सोचती है मम्मी को बताऊं ना बताऊं। मार्केट में भरे क्राउड में जब मेहंदी लगवा रहे थे, बोलती है मम्मी मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही थी, वो लड़की आपको खड़ी दिख रही है वहाँ? उसकी मम्मी देखती कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे को तो कोई लड़की नहीं दिख रही। बोली मम्मी ये पिछले 2 दिन से मुझे फॉलो कर रही है। और उस लड़की की उम्र जो दिख रही है 19-20 साल है, इसकी 28-30 साल है, और ये उसे डायरेक्टली देख सकती है, मम्मी इसे नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू इग्नोर कर, जब घर जाएंगे तब देखेंगे। इसकी मम्मी बार बार रास्ते में पूछ रही है पीछे आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है। कितनी तेज़ आ रही है? बोली मम्मी जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ ना और तेज़ हो जाती है हमारी तरफ। बोले क्या क्या पहना है? मम्मी उसने टॉप और जीन्स पहनी हुई है। आ रही है? हाँ आ रही है। इसकी मम्मी को भी घबराहट शुरू हो गई, यार क्या चीज़ है जो लड़की के पीछे लग गई। अब पहले दिन तो अपार्टमेंट से अंदर नहीं आई थी, ये अपने घर में घुस जाते हैं। दूसरे दिन घर के गेट पे खड़ी है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे को दिख रही है? बोलती है हाँ मम्मी गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल अंदर चल, तू चल। एकदम से फिर ये अपने उसके पापा को बताती है, उसके दादी और दादा तो को बताती है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की से दिख रही है। तो ये इसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारे दोस्त मतलब 2 घंटे दूर एक काफ़ी सिद्धि प्राप्त वो रहती है फीमेल, उन्हें मैं बताती हूँ। भाई मज़े की बात सुनो, जैसे वो फीमेल इनके घर में पैर रखती है ना, ये लड़की बेहोश हो जाती है और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। लड़की अपने मुंह से मैन की आवाज़ में बात करी, आदमी की आवाज़ में, कि मुझे मत निकालो, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और यहाँ से जो पूरी कहानी सुनने को मिलती है, उससे वो फीमेल पूछती है कि तू है कौन। तो जो उस लड़की के अंदर, जो लड़की के अंदर आत्मा थी, वो बोलती है कि जिस घर में ये रुकने गई थी ना, उसमें मैं पहले काम किया करता था, मतलब उस घर में रहता था और कहीं पे काम किया करता था। एक दिन अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी वहीं मौत होगी। मेरे को 1 हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को वहाँ पे लेटे हुए देख रहा था कि मेरी बॉडी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ना तेरहवीं करने वाला, ना पूछने वाला, ना अंतरिम क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब सब कुछ पूछ लिया तो बोले कि अगर ये एक आत्मा है तो गेट के बाहर वाली कौन है। फिर उस आत्मा को बुलाया, फिर उस आत्मा ने बताया कि दिवाली के टाइम पे इनका किसी नज़र उतारने पे टोटके पे पैर लग गया था, तो मैं इनके पीछे पीछे हो ली। तो वो लड़की किसी ने छोड़ रखी थी, किसी की बला छोड़ रखी थी, वो लड़की जो थी अपनी सब्सक्राइबर, उसका पैर लग गया उस पर। एक आत्मा शरीर में फैली थी, दूसरी पीछे पीछे घूम रही थी। कैसे ना कैसे उनसे मुक्त करा गया, तब जाके वो लड़की स्टेबल हुई। लेकिन अब तक उसके साथ ऐसा है, बोलते ना कि एक आत्मा घुसी तो शरीर के द्वार खुल गए, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है कभी भी। अरे भाई साहब, मतलब कहीं पे नेगेटिव जोन में वो जा नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसको ताबीज दे रखा है और उसमें ये भी बताया उसने कि ताबीज में एक लोहे का चक्कू है जो उसकी रक्षा करता है, और अगर वो ताबीज नहीं होगा तो वो लड़की नहीं होगी आगे। साफ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये ताबीज तुम्हारे गले से उतरा तो फिर शायद वो कोई नहीं अटैक बचा कर सकते हैं पाएगा। एंटिटीज और फिर उसके लिए। भाई अटैक नहीं, सीधा लेके जाएंगे, अच्छा, क्योंकि पहले ही पोजेस कर रखा था ना, निकाल के भगाया उसे। क्योंकि अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट, तो क्या हुआ जब ये सब्सक्राइबर ठीक हो गई, 1 हफ्ते बाद अपने ऑफिस गई ना, तो उस बंदे को पकड़ा कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरी बात सुनता है ना, तब पता क्या बोलता है, यार मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे फ्लैट में कोई घूर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतना होगा। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ ऑनर से, है क्या इस बारे में। फिर उसने क्या करा, अपने ऑनर को, उसको फ्लैट के ऑनर को कॉल करा कि भाई एक बात बताओ, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे मरा था 3-4 महीने पहले। जब उसके बाद इसने ले लिया वो जो इनके कलीग थे उसने,
तो उसने बताया कि हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी और जो रीज़न आया था वो हार्ट अटैक का आया था, हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कब मर चुका है 1 हफ्ते से। तो उसने बोला कि आपने क्या यहाँ का शुद्धिकरण कराया था? बोले कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम तो जस्ट बॉडी रिकवर होगी हम अपने निकल गए जहाँ हम रह रहे हैं, और वो फ्लैट ऐसे ही रखा हुआ था, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कलीग ने उसी दिन सेम डे उस फ्लैट को खाली करा था। मतलब अब भी उसकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हुई है, वहीं है वो फ्लैट में। बताओ भाई ये तो भाई अलग ही सीन है यार। अपना हो तो ध्यान देंगे ना, अपना नहीं है तो क्या ध्यान देना, पड़ी रहे किसी की भी बॉडी है। सही बात है भाई। पर ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई मोस्टली ऐसे जो स्पिरिट्स होती है ना, इनका लास्ट रिचुअल्स ढंग से नहीं होते, इसलिए रह जाती हैं, भटकती रहती हैं इसीलिए। आपने कोविड में नहीं देखा क्या हुआ है? कोविड में क्या हुआ है? आपने कोविड में अगर देखा हो, कितनी ऐसी बॉडीज थी जिनको ना जलाया गया ना कुछ करा, सिर्फ गंगा में बहा दिया। हाँ। तो जब न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ में एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे घुसा और ऊपर उठा, उसका मुंह के ऊपर से बॉडियाँ तैरती जा रही थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम तो बहुत हुआ है भाई ये सब। ये सोचो उनके स्पिरिट्स का क्या हुआ होगा जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं मिला, भाई वो सारी भटक ही रही होंगी। भटक रही है। भाई अगली स्टोरी कहाँ की है? अगला जो इंसिडेंट है भाई, हम कोटा वाला कवर करते हैं। राजस्थान कोटा का एक पूरा रियल इंसिडेंट है हमारे पास, ये भी सब्सक्राइबर ने भेजा हुआ है। सब्सक्राइबर के ही आते हैं और ये भी बड़ा अजीब है। बिल्कुल रियल। मैं एक्चुअली बताने से पहले ना थोड़ा सा इस बारे में सोच रहा हूँ कि कोई फैमिली अपने किसी रिलेट मतलब खुद के बच्चों के साथ कैसे कर सकती है। अच्छा। तो मेरा थोड़ा ध्यान उस तरफ जा रहा था। एक्चुअली मैं कोटा राजस्थान का पूरा इंसिडेंट है। मम्मी पापा और 5 बहनें 1 भाई, इनका पूरा परिवार होता है। पापा की फैक्ट्री है और पापा फैक्ट्री में अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं और काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज कर रहे थे। 5 लड़के 1 भाई, भाई सबसे छोटा था और जो 2 बड़े बहनें थी उनकी शादी हो गई थी, तो 3 बहन रह गई और 1 भाई रह गया। होता क्या है, जो भाई पैदा हुआ था ना, वो बहुत ही कमज़ोर ग्रह के साथ पैदा हुआ था। उसके नक्षत्र ऐसे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पूजा पाठ के दौरान ही बता दिया गया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऊपरी सीन रहेगा ही रहेगा। बचपन से ही उसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती थी। ऊपरी मतलब पैरानॉर्मल जो है चीज़ें, पोजेशन चलता रहेगा इसके साथ। इसके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। तो उसकी मम्मी ने क्या करा था, शुरू से ही उसके गले में एक ताबीज़ डाल रखा था, किसी मौलवी से लेके वो ताबीज़ वगैरह डाला हुआ था। तो हुआ क्या, जब लड़का जो था, जब वो 4-5 साल का था, तब जैसे होता ना कि फैमिली आउटिंग के लिए गए हैं, 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए चले गए, तो ये भी 2-3 परिवार वाले आउटिंग के लिए गए थे। और वो परिवार वाले भी कौन थे, जैसे मेरी बेटी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है तो वहाँ पर पेरेंट टीचर मीटिंग में किसी और के पेरेंट्स भी मिल गए, ये दोस्त हैं तो वो भी, हम भी दोस्त बन गए। तो ऐसे 4-5 साल का जब ये बच्चा था, लड़का था, तब ये आउटिंग के लिए गए थे। वहाँ पे इन्होंने एंजॉय वगैरह करा और फिर ये लोग वापस आ गए। तो इसकी मम्मी जो थी लड़के की, इसका नाम हम कुछ रख लेते, पुनीत रख लेते, क्योंकि पुनीत का ही पूरा रियल इंसिडेंट है। और जो भेजने वाली है इनकी बहन है एक हमें। तो इनकी बहन ने बताया कि जो भाई थे पुनीत, जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि वो जो पुनीत है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे पढ़ाई में वो स्कॉलर बनते चले गए। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुछ कमियां भी लेके आता है और कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके आता है। तो इसमें ये एक चीज़ थी कि ये जिस चीज़ को पढ़ा करता था वो इसके दिमाग में फीड हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ा होता गया। जब ये 15 साल का हुआ लड़का, तब इसके पापा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसमें इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पड़ा, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा बिगड़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, जिस वजह से क्या हुआ, जो फैक्ट्री का वर्क था वो पूरा ख़त्म हो गया। इसके पापा 1 साल पूरे हॉस्पिटलाइज रहे और 4 साल वो घर पर रहे, जहाँ पर उनसे ना उठा जाता था ना काम किया जाता था। 5 साल उनके ऐसे ही बर्बाद हुए। और इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। तो मम्मी क्या किया करती थी, मम्मी एक टाइम पर आके दूसरों के घरों में जैसे बर्तन का काम होता है, टिफ़िन सर्विस का काम होता है, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब जब वो लड़का जो था, जब पुनीत 18 साल का हुआ, तो पुनीत जब 18 साल का हुआ तो यहाँ से उसके साथ कुछ जो है इंसिडेंट होने स्टार्ट हुए। और इंसिडेंट क्या हुआ है, जैसे 18 साल का जब वो था तो जो घर में 3 बहनें थी, उनमें से एक जो छोटी वाली बहन थी उसने टीवी चला रखा था। टीवी चलाते हुए क्या हुआ, उसने वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा कर रखी थी। पापा ने इस टाइम पे कहीं पे एक साड़ी की जो शॉप होती है वहाँ पर एज ए कैशियर ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि उनसे ज़्यादा काम किया नहीं जाता था, दूर जाया नहीं जाता था। तो हुआ क्या, जो छोटी बहन थी उसने टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी थी। तो जो पुनीत था 18 साल का होते ही उसी दिन सेम डे
मान लो मुश्किल से 1-2 दिन आगे पीछे हुआ होगा, तो ये उठता है, अपनी बहन को बोलता है कि आवाज़ कम कर ले। तो जो उससे तो बड़ी ही थी ऑब्वियसली बहन, जो सबसे छोटी थी उनमें, वो बोली भैया मैं टीवी तो देख रही हूँ, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। भाई ये उठता है और अपनी बहन को पीटना स्टार्ट कर देता बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट करता है। जो बहन थी वो चिल्लाने लगती है मम्मी मम्मी मम्मी, तो बाकी 2 बहनें आती हैं, वो देखती है अब ये तो मार देगा, पागलों की तरह पीटने लग रहा है, चाटे 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 चाटे। वो जाती है और मम्मी को बुलाती है कि मम्मी ऐसे ऐसे जो भाई है पुनीत वो बहन को मार रहा है, एक बार चल के देखो। तो जब मम्मी आती है तो एकदम से शांत हो जाता है, मम्मी की तरफ देखने लगता है। तो इनकी मम्मी पूछती है कि तू क्या कर रहे है, क्या हरकतें कर रहा है, बहन को मारेगा क्या? तो वो बोलता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ इसे कि टीवी ऑफ कर दे, ये टीवी ऑफ नहीं कर रही, मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है। तो इनकी बहनों को लगता है कि ये बहाने बना रहे हैं कि मतलब इसने मार तो दिया ही, अब मम्मी इसको ना मारे इसलिए ये बहाने बना रहा है। अब भाई एक चीज़ आप देखना, जिस घर में 5 बहनें और 1 भाई हो ना, तो प्यार किसको मिलना है आपको पता ही है, भाई को ही प्यार मिलेगा। और बहुत मन्नतों से मांगा गया था इसको कि भाई मन्नतों से हमारा हो जाए बच्चा। 5 में ट्राई करा तो 5 लड़कियां हुई, उसके बाद लड़का हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन की एग्जैक्टली 2 दिन बाद की बात है, मम्मी बाहर गई हुई थी काम से, 1-2 बहनें घर पे होंगी और पापा तो वो शॉप पे बैठे थे साड़ी वाली पे। तो इनकी 1-2 बहन घर में थी, ये देखती है भाई ने एकदम से बेड पे आराम से लेटा हुआ था और वो चिल्लाता है जोर से। तो जब ये अंदर आके देखते हैं तो ये देखते हैं भाई जिस बेड पे लेटा हुआ था उसका पूरा लोअर जला हुआ है, पूरा लोअर जला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है और चद्दर को कुछ नहीं हुआ, बस लोअर और उसके पैर जले हुए हैं। बहन आके देखती है और अचानक से देखती है उसके बगल में एक नोट रखा हुआ है, एक कागज। मम्मी को बुलाया जाता है कि मम्मी ऐसे ऐसे भाई की जो है पैर जल गया, पता नहीं कैसे जला, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। तो जब मम्मी आती है ना अंदर, मम्मी बोलती है कि उस टाइम में मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बोला बेटा कोई एक तुम में से पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो जो नोट था, कागज था, उसमें लिखा हुआ था मेरा नाम पंकज है, मैं जब 18 साल का हुआ था गुवाहाटी का रहने वाला हूँ, मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में मुझे जान से मार दिया था, मैं इसकी बॉडी में 5 साल का जब ये था तब से हूँ जब से 5 साल का था। ये उस पे लिखा हुआ है, कागज पे पूरा लिखा हुआ था नोट पे कि जब ये पुनीत 5 साल का था तब से मैं इसके अंदर हूँ, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे अपने भाई से बदला चाहिए जिसने गुवाहाटी में मेरा लैंड अब उसने कब्जा लिया है। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया ना, उस पर लिखा हुआ है बाकायदा, अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मेरे बारे में जान लिया, तो इसे जला देना, वरना आज आपका लड़का सोएगा और कल उठेगा नहीं। ये क्या करते हैं, फटाफट से गैस ऑन करते हैं, उस पर कागज को रखते हैं, तो कागज में से ऐसा होता है थोड़ा हिस्सा बच जाता है जो नहीं जला होता। तो ये जो पुनीत है एकदम से चिल्लाना शुरू करता है मम्मी उसे जलाओ, मुझे बहुत जलन मच रही है, उस कागज को पूरा खत्म करो। तो ये एक और कागज उठाते हैं, उस पर राख डाल के फिर उस कागज को जलाते हैं, तब ये थोड़ा सा शांत होता है। अब इसकी मम्मी का दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने बचपन में ही इसे ताबीज़ बना दिया था, उसके बाद कोई एंटिटी इसके ऊपर कैसे हावी हो सकती है इस तरीके से। भाई ये उसके पास जाते जिस मौलवी से ताबीज़ बनाया था, तो उस मौलवी को बुलाया जाता है कि ऐसे ऐसे बताया जाता है कि ऐसे ऐसे ताबीज़ बनाया था, फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ सीन हो रहा है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये मेरे हाथ की बात तो नहीं है। ये बोल देता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हो कि मेरे ताबीज़ पहनाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एंटिटी आ गई, तो मेरे हाथ की बात नहीं है, मतलब कोई बड़ी ही शक्ति ने इसे घेर लिया है। भाई ये बोलता है काम करना, आप ना मेरे गुरुजी से बात करो। और वो सेठी करके कोई गुरुजी थे, उनको बोला कि शायद मुजफ्फरनगर या मुरादाबाद के कोई गुरुजी थे, उनसे आप बात करो, वो इस चीज़ का इलाज बताएंगे। अब इस ड्यूरेशन में क्या होता था, ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इसकी मम्मी ने क्या करा, जब वो लोअर वाला सीन हुआ था ना, लोअर जल गया था, उसके बाद क्या हुआ, इसकी मम्मी जो मौलवी से इसको ताबीज़ बंधवाया था, इसकी मम्मी ने उनसे एक फूका हुआ पानी भी लिया हुआ था एक बोतल में। तो इसकी मम्मी आई, इसने क्या करा, पानी फेंकने की कोशिश करी, इसने खींच के हाथ मारा पानी की बोतल पे और चिल्लाने लगा कि तेरे को मैंने पहले ही बताया था मैं कौन हूँ, तू ये सोच रही है कि तू मेरे को ऐसे निकाल देगी, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकता। 5 साल का था तब से इसके शरीर में बैठा हूँ, तो मैंने अपना घर बना लिया है। तुम्हें लगता है मैं ऐसे निकल जाऊँगा, तो ऐसे तो निकलूंगा नहीं। और जिसको तुम्हें बुलाना है, जिस उस्ताद को बुलाना है, जिस भी इंसान को बुलाना है, बुला लो। ये पहली बार पंकज बात कर रहा है अभी। हाँ, ये पंकज एंटिटी बात करिए। जब लोअर जला था ना, जब उसकी मम्मी पानी मारने आई थी, तब ये हादसा हुआ था। उसके बाद से काफ़ी एग्रेसिव रहने लगा। तो इस लड़के का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था विभोर, जो उस ट्रिप पे गया था जब ये 5 साल के थे। तो जब फैमिलीज गई थी तो वो भी गया था साथ में। उसको बुलाया गया कि विभोर एक बार आके देख भाई, तेरी सुन ले, क्या पता इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है कि बहनों पे हाथ उठा देता है, कुछ भी कर देता है। तो विभोर आता है और विभोर भी यही बोलता है कि आंटी उन्हीं अंकल को आप कांटेक्ट करो जिससे ताबीज़ लिया था। तो ताबीज़ वाला मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस की तो नहीं है।
अब क्या हुआ, जो सीनियर थे उनसे बात करी गई, तो उन्होंने पता क्या बोला कि ऐसा है, पहले ना आप पुनीत से पूछो कि ये सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है अपने, ठीक है। तो पुनीत से पूछा गया कि भाई पुनीत तू बता, तू सबसे ज़्यादा किस बहन से प्यार करता है। तो उसने उधर उंगली उठा दी कि मैं सोनाली दीदी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। भाई इस एक एक चीज़ को ना आप मार्क करते चलना, ठीक है। विभोर 5 साल और जो सोनाली दीदी है वो, तो उसने बोल दिया सोनाली दीदी से प्यार करता हूँ, वही मेरा ध्यान रखती आई है सारे बहनों में से सबसे ज़्यादा। बोले ठीक है भाई। अब पापा को तो इनको ना कुछ बताने के लिए मना करा था कि भाई एक्सीडेंट हो रखा है, सेंसिटिव है, 4 साल उन्होंने ऐसे बेड पे गुजारे, तो उनको तो कुछ बताना मत, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनके पापा को ये पता नहीं लगने देते थे, वो सुबह साड़ी की दुकान पे जाते थे, रात को आते थे, सोते थे, फिर सुबह चले जाते थे। तो वो जो सीनियर मौलवी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, तुम एक बार ना एक बहुत फेमस दरगाह है, पहले वहाँ दिखा के लेके आओ इसे, वहाँ पे देखते हैं क्या बोला जाएगा। तो ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं और उस लड़के को बताते नहीं, जो पुनीत था, कि तेरे को कहाँ लेके जा रहे हैं। सब ये माहौल बनाते हैं, अरे यार घूमने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, चलो घूमने चलते हैं। तो ये गाड़ी लगाते दरगाह के यहाँ पे थोड़ा सा दूर, और जहाँ पे चप्पल वगैरह जूते वगैरह उतारते हैं वहाँ पे ये सारे झुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं, पुनीत तूने उतार लिया, पुनीत गायब, वहाँ से पुनीत गायब। ये सारे ढूंढना शुरू करते हैं, इधर उधर खूब ढूंढ लिया भाई, कहीं पे भी नहीं मिला। तो उस टाइम पर ये इन्होंने अपने जीजू को बुला रखा था कि पापा को अभी भी इन्वॉल्व इस केस में नहीं करना था। जिस बहन की शादी हो रखी थी उनके हस्बैंड को बुला रखा था कि जीजू आप देख लो, थोड़ा सा इसको ऐसे कंट्रोल कर लो कि किसी को पता ना चले, मोहल्ले में भी इज्जत की बात आती कि बहनों की शादी ना हो पाए फिर बाद में। तो जीजू हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो ये साला यहीं पता है एकदम से कहाँ गायब हो गया। भाई खूब ढूंढा नहीं मिला। तो इसके जीजू वहाँ पर कुछ सेवा वगैरह करते थे, उन्होंने खाना वाना खिलाया गरीबों को। और ये जब अपनी गाड़ी के पास जा रहे थे कि चलो भाई घर वापस चलते, तब देखा वो खड़ा पुनीत गाड़ी के पास आराम से खड़ा हुआ और बोल रहा है कि जीजू मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे घर ले चलो। वो बोले पहले तो तू ये बता तू था कहाँ पे। बोले मैं तो जब वहाँ पे गया था तभी मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैं तो वापस आ गया और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं तो गाड़ी के पास हूँ। तो ये बोलते बेटा तू गाड़ी के पास तो नहीं था, हमने हर जगह तुझे ढूंढा, तू नहीं मिला, तू कहाँ था। बोला मैं गाड़ी के पीछे ही था, शायद आपने गाड़ी के पीछे नहीं देखा होगा, मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था। यहाँ से इसके जीजू को आइडिया लग गया भाई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है। हाँ, कि अगर खेल रही है ये हाँ चीज। कि दरगाह के सामने से अगर वो एंटिटी निकल लिया तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तो फिर उन्हें बताया गया, जो बड़े वाले मौलवी थे, कि जी ऐसा है, ये तो दरगाह के सामने से गायब हो गया और हत्ते नहीं चढ़ रहा है, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, मैं तो आपकी लोकेशन पे आऊँगा नहीं, ठीक है, अगर आऊँगा तो ये घर में होना नहीं चाहिए। अगर ये घर में हुआ तो ये साला कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि मेरी भी ज़िंदगी हराम हो जाएगी। तो इसने उनकी मम्मी को बोला कि आप एक काम करना, मैं इस दिन आपके घर पे आऊँगा, इसे उस टाइम ना घर पे रहने मत देना, इसे कुछ भी बोल के इसके विभोर जो इसका दोस्त है उसके घर पे ले जाओ, कोई भी दोस्त होगा। तो इन्होंने यही प्लान करा कि अगले 3-4 दिन में वो मौलवी आने वाले जो सीनियर हैं, तो इसे हम विभोर के घर पे ले जाएंगे। तो इसकी बहन ने बोला कि चलना यार विभोर के चलते हैं, उनके घर पे कुछ रखा होगा थिएटर वगैरह कि उसमें मूवी देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो अब भाई बात भी बहुत पहले की है, 2004-5 की है। उस टाइम थिएटर नहीं, वो VCR वगैरह आते थे, ठीक है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं, VCR वगैरह आते थे। बोले उस पे जाके ना गाने सुनेंगे, मूवी देखेंगे। तो विभोर वहाँ जिद लगाने लग गया कि पापा को बोल के अपना मंगवा लेते हैं, हम विभोर के घर नहीं जाएंगे। अच्छा, इन्होंने बहुत कन्विंस करा, ये लेके चले गए। तो घर में वो आते हैं जो मौलवी थे, वो देखते हैं कि यार कोई तो बहुत बड़ी शक्ति है जो घर में है और वो इसे लेके जाएगी। अच्छा, इसे लेके ही जाएगी वो, क्योंकि वो लड़का पता नहीं किस चीज़ का अपना बदला लेना चाहता है। तो इससे पहले वो प्रोसीजर हो ही चुका था जहाँ पर बता दिया था कि मैं अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, सोनाली दीदी से, और वो उन्हीं ने मेरा ध्यान रखा है। तो मौलवी बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, अगर इसे कोई इसका कोई पोजेशन उतरवा सकता है वो सोनाली है, क्योंकि ये सोनाली को ही प्यार करता है और सोनाली की ही सुनता है और सोनाली ही अपने प्यार से इसका पोजेशन उतारने में हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब इस चीज़ को भी मार्क कर लो जो मौलवी ने बोला था। मौलवी ने बोला एक काम करना, आप ना इनको मेरे पास लेके आना 2 दिन बाद और वहाँ पर पूरी क्रिया होगी। तो बोले गए कि ये बताया गया कि ये तो दरगाह के सामने से तो भाग गया था, आपके पास कैसे आएगा। तो मौलवी ने बोला एक बात बताओ, जो कोई घर में ऐसा है जो हॉस्पिटल में काम करता हो, जो इंजेक्शन वगैरह कुछ नींद का ला सके जिससे बेहोशी की हालत में मेरे पास लाया जाए। तो किस्मत से जो सबसे बड़ी वाली बहन थी वो हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने उस इंजेक्शन का जुगाड़ करा जहाँ पर इसे उस बेहोशी की हालत में लेके जाना था। भाई 2 दिन बाद इंजेक्शन लगाया गया इसे बेहोशी की हालत में। अब पापा को तो फिर भी नहीं ले जा सकते थे, जीजू, मम्मी और एक सोनाली, जो सोनाली दीदी थी वो, और साथ में पुनीत,
जो लड़का है, ये 4 जने गए। तो मौलवी पता क्या बोलते हैं, मौलवी ने बोला कि ऐसा है, इसका कोई भी उतारा होगा ना तो उसमें सोनाली का सबसे बड़ा हाथ होगा। सोनाली को हर वक्त पूजा करनी पड़ेगी, जो भी ये प्रक्रिया बताई। आप प्रक्रिया सुन लेते हैं एक बार। उन्होंने बताया कि जैसे टाइल है ना स्क्वायर, इसके बीच में पुनीत को लिटाया जाएगा और चारों तरफ अगरबत्ती लगाई जाएंगी। जो सोनाली है उसका जो काम है वो ये है, 3 दिन तक उसे सोना नहीं है, वो अगरबत्तियां बदलती रहेगी, कोई भी अगरबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। अच्छा। जैसी अगरबत्ती खत्म दूसरी लगाओ। और साथ में ना मौलवी सो सकते, वो बोले कि मैं अपनी तरफ से क्रिया करूंगा, अगरबत्ती चलती रहनी चाहिए। जब ये 3 दिन की क्रिया हो जाएगी तब हम इन्हें अपने इष्ट देव, मतलब जो भी इनके जो लड़कों के हैं जो फैमिली के, इनके इष्ट देव के मंदिर लेके जाएंगे। वहां पे उस एंटिटी से वचन लेंगे, उसके बाद ही लड़का मुक्त होगा। भाई जो आगे बताने वाला हूं वो बहुत नई चीज है, दिमाग लगाने वाले ही शायद समझ पाएंगे कि क्या हुआ। जब सोनाली दीदी आती, वो अगरबत्ती बदलती, उन्हें बोलते फटाफट ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। और पेरेंट्स और मौलवी आपस में बात करने लग जाते कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। अब क्रिया पूरे टाइम वो बेहोशी है। उस टाइम पर वो बेहोशी की हालत में था। 3 दिन वो तो एक बार लाना था, उसके बाद तो मौलवी अपने मंत्रों से उस एंटिटी को बांध दिए वहां पर। ये 3 दिन तक ये चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद जब ये पूरी प्रक्रिया हो गई, मतलब सोनाली को बस अगरबत्ती बदलनी थी, बदल के भेज देते थे, बस सोना नहीं है, आप जाओ और सोना मत। आप मम्मी को अपने पास रखो, जीजू को अपने साथ रखो, बस सोना नहीं है। ठीक है। आपको अगरबत्ती बुझने नहीं देनी। और मौलवी ने जैसे उसको काबू में कर लिया एंटिटी को, पता चला कैसी एंटिटी है, क्या है आगे पता चलेगा। अच्छा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही 3 दिन की प्रक्रिया हुई, सोनाली जो दीदी थी उनको बुलाया, और वो भी बच्ची थी, 2004-5 की बात है। अभी तो 29, 30, 32, 33, वो जो लड़की है वो तो अभी बड़ी है। बताने वाली से वो सोनाली दीदी बड़ी थी। तो बुलाया गया कि सोनाली 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रक्रिया होनी थी हो गई, अब आपकी इष्ट देव के मंदिर में लेके जाना है। तो जब हम लेके जाएंगे ना, रास्ते में आपके जो भाई है ये बेकाबू होंगे, बहुत बार इनके अंदर की एंटिटी बाहर निकलेगी और बार बार कोशिश करेगी कि वो सब पे हावी हो जाए। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपना इनको कंट्रोल में रखोगे, ये बोल के भाई मैं हूं तो सही तेरे साथ, मैं हूं ना, मैं चल तो रही हूँ, क्यों हल्ला मचा रहा है, मैं हूं तो सही। आपको इस तरीके से कंट्रोल करके रखना है। अब जो सोनाली थी वो वैसे ही नींद के उसमें हो रही थी कि बहुत थकी हुई हूँ, 3 दिन से सोई नहीं हूँ। और कितनी ही उम्र रही होगी यार, 7, 8, 10 साल रही होगी उस टाइम पे। तो इसी तरीके से जब इष्ट देव के पास ले जाने लगे, घर पे से थोड़ी सी दूर पे थे वो, पहले घर पे लेके आए, वहाँ पर उनको थोड़ा हाथ मुंह धुलवाया। फिर जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में वो जो एंटिटी थी वो पुनीत के ऊपर बार बार टेक ओवर करने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, मैं आ गया हूँ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा। तो सोनाली को इशारा कर देते कि बोल इसे। तो सोनाली, भाई मैं हूँ ना, भाई मैं साथ में हूँ, क्यों परेशान हो रहा है, मैं चल तो रही हूँ तेरे साथ। तो वो जैसे एकदम से देखता सोनाली की तरफ, एकदम से यूँ होके अच्छा, फिर सीधा चलने लग जाता कि मैंने, मतलब पुनीत आ गया वापस। लेके गए इष्ट देव के मंदिर में और वहाँ पर बैठाया सोनाली को, और एकदम से सोनाली को बोले कि बेटा तुम्हारा भाई तो ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए एक वचन देना पड़ेगा। सोनाली को बोले वचन देना पड़ेगा। तो सोनाली बोली बताओ। बोले बेटा अगर आपके भाई को आपको बचाना है तो आपको पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करनी। वो बच्ची थी, उसने जल्दीबाजी में बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरे भाई को बचा लो, मैं शादी नहीं करूँगी। यहाँ पर से उसका भाई पुनीत ठीक हो गया। ठीक है, किस्सा हो गया ख़त्म, ठीक हो गया वो ठीक हो गया। अब आया मेन, मैंने ना ये पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, मैं बोला ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। भाई मैंने ना अपने जो कुछ साइकिक है उनको फ़ोन करा, मैं यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट आ रखा है, हुआ क्या भाई। उन्होंने ऐसी बात बताई, मेरे तोते उड़ गए। ये थोड़ी अलग है कि भाई अभी सुनो, मैंने जब उनको बताया ना ये ऐसे ऐसे किस्सा है, इसकी एंडिंग समझ नहीं आई मेरे को। पता क्या बोले कितना तो आसान है अक्षय। एक्चुअली में जब पूछा गया था ना कि सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हो, तो वो पुनीत नहीं बोल रहा था, वो उसके अंदर की एंटिटी बोल रही थी सोनाली को मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, तो पंकज को बेसिक, हाँ पुनीत को, जो पुनीत के अंदर पंकज था ना, वो बोल रहा था मैं इससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। भाई लड़की की बलि दे दी, लड़के को बचाने के लिए उसकी एंटिटी को उसके ऊपर छोड़ दिया और वचन दे दिया कि लड़की शादी नहीं करेगी, अब तू इसके साथ रह, ये तो तेरी एंटिटी खुश हो गई फिर, लड़की के ऊपर थोप दिया उसको, जो भी एंटिटी थी, कि तू रह इसके साथ, ये शादी नहीं करेगी, और लड़के को बचा लिया गया। तो जो पेरेंट्स की और आपस में जो बात हुआ करती थी ना मौलवी से, सोनाली को भेज दे करते थे, तो उस टाइम पर यही बात हुआ करती थी कि आपको एक लड़की का, इस लड़की का बलिदान देना पड़ेगा, और अगर लड़के को बचाना है तो।
और ये बात हमारी सब्सक्राइबर को भी नहीं पता थी। मैंने उसे फ़ोन करा, मैं बोला आपको पता है आपकी बहन के साथ क्या हुआ है? बोले क्या हुआ आप? तो वो आज भी हैं सोनाली? यस, शादी नहीं कर रही वो कहाँ है? वो एक बहुत पॉपुलर जगह के एक मंदिर में आज भी उसी जिंदगी में जी रही है जहां पर वो शादी नहीं करी है उन्होंने। और पर वो वैसे ठीक है या पोजेस्ड है? वैसे प्रॉपर ठीक है, जैसे वचन ले लिया ना उस एंटिटी से कि भाई ये लड़की तेरी, तू आज से इसके साथ रहेगा, ये किसी से शादी नहीं करेगी, तू इसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, पर ये तेरी अर्धांगिनी है, तेरी वाइफ है ये आज से। लेकिन तू लड़के को छोड़ दे। तो माँ बाप ने क्या करा कि लड़के को बचाने के लिए लड़की का बलिदान कर दिया। मैंने उस सब्सक्राइबर को फ़ोन करा, वो कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैंने बोला कि देखो आपने मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी है तो सच जानना आपका बनता है कि आपको पता है कि क्या हुआ है। भाई जब मैंने उसे ये बात बताई ना, वो बंदी फूट फूट के रोई, कम से कम नहीं तो 5-10 मिनट वो फूट फूट के रोई कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों करा। तो वो जो लड़की है जो सोनाली है, उसका खुद का ही मन नहीं करा शादी करने का, या वो? भाई वो बचपन में थी, उससे वचन ले लिया। नहीं, जैसे वचन ले लिया वो तो बचपन में थी, अब विद टाइम वो बड़ी हुई, उस पर कुछ ऐसा फिजिकल हार्म भी नहीं हो रहा, पोजेशन भी नहीं हो रहा, तो खुद का तो मन कर जाता है, या वो कभी साइकोलॉजिकली नहीं आया? मैं मंदिर का नाम नहीं खोल सकता। जैसी ये चीज़ हुई थी ना, उस लड़की को घर से त्याग दिया था कि अब आप उसी मंदिर में रहोगे। अब बैलेंस करनी है ना चीज़ें। घर वालों ने मंदिर में भेज दिया। यस, कि अब बैलेंस करनी है कि अगर आपके साथ नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव ऑरा मेंटेन रखना पड़ेगा। तो उस लड़की को तभी त्याग दिया था कि वो तब से लेके अब तक जो बताने वाली है ना, उस टाइम पे अगर वो 7-8 साल की रही होगी तो बताने वाली अभी 31 साल की है। अच्छा, तो सोच लो वो कितने साल की होगी जो बड़ी वाली है। तो जो मंदिर में रहती है वो इस चीज से तो अवेयर है ना कि मैंने भाई के लिए शादी नहीं करी, भाई के लिए त्याग गया। लेकिन उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है। क्या है, ये नहीं पता था कि घर वालों ने ये किया है। यस, मैंने उसको बताया सब्सक्राइबर को। भाई वो रोई बहुत बुरी तरीके से, बोली मैं मम्मी से बात करूंगी, मैं पापा से बात और करूंगी। इतने सालों उसने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो मंदिर से चली जाए या ऐसा कुछ कर दे। यार देखो ऐसा है ना कि मे भी शायद उस लड़की को बता दियो कि बेटा तेरा भाई बचाना था, तूने तो बलिदान दे दिया। उसको पता हो ना पता हो, लेकिन बहनों को तो नहीं पता था। अच्छा, मेरे पास जिसने भेजा था वो उससे छोटी वाली बहन थी। उसको मैंने बता दिया। फिर उसने बोला मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। बेटा कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की, जो हो गया सो हो गया। क्योंकि यहाँ पर ना एक चीज़ देखने वाली है कि अगर एक बहन का बलिदान दिया गया तो दूसरे की जान भी बचाई गई है। क्योंकि अगर वो पुनीत को नहीं बचाते तो वो ऑब्वियसली वो एंटिटी लेके ही जाती। उसने क्या अपने भाई से बदला लेना था, वो तो पुनीत के पीछे पड़ गया ना। ओ सबसे बड़ा सस्पेंस कि ताबीज जब बचपन से पहना रखा था तो वो एंटिटी आई कैसे। भाई जब ये 5 साल में आउटिंग करने गए थे ना, 4-5 साल के जब ये थे आउटिंग करने गए थे फैमिली का, जब मैंने बताया था विभोर शुरू से अंडे खाता था। तो ये जो पंकज की एंटिटी थी गुवाहाटी वाली, इसने सबसे पहले विभोर का शरीर कैप्चर करा। और विभोर जब 5 साल का था, 5 साल में ही पंकज वो जो पुनीत है उसके गले से वो ताबीज उतरवा के नकली ताबीज पहनवाया। अच्छा, तब 5 साल के थे तब। अब आपको ये लगेगा कि 5 साल में ऐसा बच्चे क्या ही करेंगे। भाई उस एंटिटी ने विभोर को पोजेस किया और इसका ताबीज उतार के इसको पोजेस किया, नकली ताबीज बना के। और इसकी मम्मी को लग रहा था ये वो ताबीज है जो असली वाला। अमर प्रेम कथा चल रही है कि इसका कुछ होगा ही नहीं। यहाँ से पूरा सस्पेंस खुल के आया जो मौलवी ने बताया कि 5 साल में इसके साथ ये हुआ था, इसका ताबीज बदलवा दिया गया था। भाई साहब, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल थी ये यार। तो अलग ही सीन है भैंस की। और ये कितने दिन पहले आई आपके पास स्टोरी? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से अभी 2025 में ही मेरे पास आ रखी है। और अब वो पुनीत लड़का ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट फाइन है वो लड़का। उसने शादी कर ली, उसकी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन जिसने नहीं करनी उसकी सोचो। उसकी तो जिंदगी खराब ही हो गई तरीके गई भाई गई। घर वालों का डिसीजन था ना लड़के को बचाना है। पर ये इतनी एंटिटी है, इतनी पावरफुल कि इसका यही नहीं कि भाई ये चली जाए या इसको कहीं और अबे भेज यार दो। देखो मैं सच बताऊं, जब मैंने डिस्कस करा था ना तो मेरे को पता है क्या बोला था साइकिक जो मीडियम है, उन्होंने बोला ये जो तांत्रिक था वही गलत था, इसको करना ही नहीं आया इसे ठीक। वही तो, क्योंकि इलाज तो होता है ना। देखो आपने चीज़ों बिल्कुल का। सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन मैं किसी की ऐसी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन उन्होंने जब मैंने बोला कि ये क्या करा, तो उन्होंने बोला कि वो तांत्रिक ही गलत पकड़ा था इन्होंने, कि एंटिटी को इस तरीके से किसी और पे उतार दिया। क्योंकि भगदड़ इतनी मच चुकी थी उस टाइम पे, भागा दौड़ी इतनी हो चुकी थी कि समझ नहीं आया शायद इनको करना क्या है। टाइम टेकिंग प्रोसेस था या नहीं था। क्योंकि एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, जिस दिन इन्होंने वो पानी मारने वाली चीज़ की थी ना, तो उस दिन वो जो एंटिटी थी उसने ये बोला था कि पहले तो मैं सोच रहा था इसको 2 महीने जीने दूंगा, लेकिन 10 दिन के अंदर लेके जाऊंगा, बचाना चाहते हो तो बचा लो। तो इनके पास गिनती के 10 दिन थे। प्रेशर बना दिया और ज्यादा।
प्रेशर तो भाई आप ये देख सकते हो कि ये ऐसी चीज़ थी कि जब ख़त्म हुई तो मैं भी सोच रहा था अच्छा हो गया पुनीत बच गया। ऐसा हुआ जब मैंने भाई डिस्कस करा था पता चला, तो भाई एक का उतारा दूसरे पे चेप दिया। मतलब उसका शादी ना करना तो उसका खुद का डिसीजन था, लेकिन वो जो रीजन बना कि तेरे ऊपर वो बांध दिया गया है वो गलत था। भाई उसका क्या डिसीजन था, आप बच्चे से कुछ भी ये बुलवा भी लो। थोपा ही है एक तरीके थोप से, दिया ना। पक्की पता ही था यही बोलेगी। वो तो भाई को बचाने के लिए वो बच्ची कुछ भी बोलेगी, बचा लो, उसको शादी का मतलब क्या पता था उस उम्र में। और घर वाले बोल रहे होंगे बोल दे। घर वालों को बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप बताओ आपके भाई पे कोई बात आ रखी होगी जब आप छोटे हो कि बेटा तू अपनी तेरे को हाथ देना दे देगा, वो कहेगा मैं हाथ नहीं दूंगा, ले लो। सही बात है। उस टाइम पे तो हाथ पैर मुंह कुछ भी मांग लो। उस टाइम बचपन में क्या पता है क्या शादी और क्या ये होता है। उस टाइम तो जान की बारी चल रही होती है। आज हमारे पिताजी तो नहीं है, माता जी से अगर पूछा जाए कि आपके लड़के को ले जाएंगे, माता जी क्या बोलेगी, मेरे को ले जा, मेरे बच्चे को छोड़ दे। सही बात है। वो इस उम्र में होके बोल रही है, बड़ी होके। छोटे में तो किसी बच्चे से कुछ भी पूछ लो वो तो वहीं त्याग देगा सब कुछ। सही बात है।